नमस्कार। आधुनिक चित्रकला में बात करते हैं नवशास्त्रीयवाद की। नवशास्त्रीयवाद यानी कि नियोक्लासिज्म। नियोक्लासिज्म यानी क्लासिकल बेस्ड। अब नवशास्त्रीयवाद अगर अपन पढ़ना चाहें कि नवशास्त्रीयवाद क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, तो उससे पहले यह जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि शास्त्रीय क्या होता है। जब शास्त्रीय को ठीक से समझेंगे तब नवशास्त्रीय को भी समझ पाएंगे। जब क्लासिकल को ठीक से समझेंगे तो न्यू क्लासिकल भी ठीक से समझ पाएंगे। अगर आम प्रचलित भाषा में अगर बात करें तो आप क्लासिकल शब्द से बहुत परिचित हैं। क्लासिकल पेंटिंग, क्लासिकल म्यूजिक। अब क्लासिकल म्यूजिक कहते ही कुछ बात समझ में आई कि कुछ ऐसी कला जो शास्त्र पर आधारित है, शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित है, वो कलाएं, चाहे वो संगीत हो या दृश्य कला हो, शास्त्रीय कलाएं कहलाती है। और साधारण शब्दों में समझें कि शास्त्रीय कला कैसी हो, उसका स्वरूप क्या होगा, तो कला में दो महत्वपूर्ण चीज़ होती है। एक होती है शिल्प और दूसरा होता है उसका भाव। अब आप चाहे चित्रकला में चले जाएं, मूर्ति कला में चले जाएं, अभिनय में चले जाएं, या लेखनी में, काव्य में, कहानी में, नाटक में, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी विधा में चले जाएं, कला के दो ही पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक शिल्प पक्ष। जिस कला में भाव और शिल्प का संयोग, समन्वय आदर्श स्वरूप में हो, वह शास्त्रीय रूप कहलाता है। आदर्श स्वरूप का तात्पर्य यहाँ यह हुआ कि शिल्प की प्रगाढ़ता उसमें इतनी हो कि भाव उसमें बाधित न हो, भाव उसमें उपेक्षित न हो, यानी भाव कहीं दब न जाए, और भाव प्रवणता भी उतनी ही हो कि उसमें शिल्प बेढंगा ना हो जाए। यानी शिल्प की जो सौंदर्य है वो सौंदर्य भाव से दब न जाए। जब भाव का माधुर्य और शिल्प का सौंदर्य दोनों समन्वय रूप से अभिव्यक्त होकर जो कलाकृति प्रस्तुत होती है, वह शास्त्रीय स्वरूप लिए हुए होती है। और शास्त्रीयता के बारे में अगर बात करें तो कोई भी कला शास्त्र सम्मत होने में एक बहुत लंबा वक्त लेती है, समय लेती है। कोई शास्त्रीय स्वरूप ऐसे ही निभर कर नहीं आ जाता। जैसे भारतीय संदर्भ में बात करें तो प्रतिमा शास्त्र एक शास्त्र है जिसमें प्रतिमाओं के निर्माण के लिए कुछ विधि विधान तय किए गए हैं। तो प्रतिमा शास्त्र अचानक यकायक या बौद्धिक या चिंतकों के द्वारा गढ़ दिया हुआ ग्रंथ नहीं है। सीधी कला ने एक लंबा रास्ता तय किया, जहाँ शिल्पकला अपने आरंभिक काल से, यानी एक पत्थर में जब अनगढ़ रूपों को, अपरिष्कृत रूपों को, रॉक फॉर्म जिसे कहते हैं, उससे निखरते 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 अपने श्रेष्ठ स्वरूप में आई। और इसमें उसे एक लंबा वक्त लगा, 1-2 सेंचुरी का काल लग सकता है। जब कला अपने आप को परिमार्जित करते हुए, अपने आप को सौंदर्य के उपमानों पर आगे बढ़ते 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 जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां लगे कि अब इसमें भाव और सौंदर्य दोनों का बड़ा सुंदर संयोग हुआ है, तो वह कला शास्त्रीय स्वरूप को लिए हुए होती है। उस वक्त का चित्रकार, चिंतक, कलाकार, मूर्तिकार जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे नाट्य शास्त्र भी है,
तो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस समय के विदूषक, विद्वान और कलाकार जब ये महसूस करने लगे कि अब ये जो स्वरूप उभर कर आ गया है, ये अपने परिष्कृत की उत्कृष्ट रूप में, अब इससे आगे कला को ले जाया जाना संभव नहीं हो सकेगा, और अब इससे आगे जाएंगे तो विघटन का रास्ता निकल कर आएगा। कहीं शिल्प दब जाएगा, कहीं भाव दब जाएगा। तो जब वो इस रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, सामान्य जन, चिंतक, बुद्धिजीवी, लेखक, जो भी उस वक्त के प्रबुद्ध जो बौद्धिक वर्ग होता है, तो वो उसके ऊपर एक शास्त्र का निर्माण करता है जो उस वक्त की कला की समस्त विशेषताओं को उसमें इंगित करता है। एक लिखित विधान जैसा रूप बना देता है, शास्त्र लिख देता है। उसका कारण क्या रहता है? उसका कारण ये रहता है कि अब जब भविष्य में जब भी इस क्षेत्र में कार्य हो तो वह इन नियमों की पालना करते हुए हो, ताकि कला एक अपने स्तर पर कायम रहे, उसमें विघटन का रास्ता ना आए। और जब शास्त्र लिख दिया जाता है तो उस शास्त्र के आधार पर भी एक लंबे अंतराल तक, लंबे काल तक उस कला का अनुसरण होता है, उस शास्त्र का अनुसरण होकर उस कला का सृजन होता है। तो शास्त्रीय सम्मत कला या शास्त्रीय रूप बनते बनते भी बहुत समय लगता है, और शास्त्र सम्मत रूप को आगे ले जाते जो चित्रकार काम करते हैं शास्त्र के अनुसार, उसमें भी विघटन आने में बहुत समय लगता है। तो शास्त्र स्वरूप वो स्वरूप है जो कला में शिल्प और भाव का एक समन्वय, आदर्श रूप प्रस्तुत करता है और शास्त्र सम्मत होता है। जैसे आपने क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो कभी शायद मौका भी मिला हो कभी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जाने का, और जब वो राग अपनी छेड़ता है तो शायद आप उसको ठीक से समझ तो नहीं पाते, लेकिन उसका आनंद ज़रूर लेते हैं। वो अपना काम करती है, आपके मन के अंदर एक ऐसी अनुभूति आनंद की पैदा करती है, और वही उसका उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रीय स्वरूप है। जब शास्त्रीय स्वरूप के उच्च आदर्शों को लेकर वो कला सृजित की जा रही है तो वो अपना प्रभाव तो छोड़ेगी, चाहे आप समझे या न समझे। लेकिन वो पर्टिकुलर राग किसी एक शास्त्र में लिखी हुई होती है, उसका